Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss another cellular organelle that is basically mitochondria. इस वीडियो में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेसिकली क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम लेते ही हमारे माइंड में एक वर्ड आता है। वो कौन सा वर्ड है? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का। पावर हाउस का क्या काम होता है? पावर हाउस का काम होता है कि उसने पावर प्रोवाइड करनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है पूरे सेल को। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेली है जिसके बिना हम न्यूट्रिएंट से एनर्जी नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं ना वो स्टॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पावर ऑफ हो तो कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली पावर हाउस है सेल का। इसने पावर प्रोवाइड करनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो सारे जो जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं वो होंगे। अब हमने बात करनी है इसकी लोकेशन पे। सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया हर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और इसका जो नंबर है ना वो वेरी करता है। कोई ऐसा कह लें कोई ऐसा एरिया हो सकता है सेल का जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ 100 से भी कम हो, और कुछ ऐसे सेल्स हो सकते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 1000 तक पहुंचा हो। तो ये चीज़ किस बेस पे होगी? इनका नंबर किस बेस पे डिसाइड होता है कि किस सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, किस सेल में कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? ये डिसाइड होगा एनर्जी रिक्वायरमेंट पे। माइटोकॉन्ड्रिया उन एरियाज़ में ज़्यादा कंसनट्रेटेड होंगे जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी रिक्वायरमेंट पे। जिस सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी वहाँ पे डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। अब हमने बात करनी है साइज़ की और शेप की। अब इनका साइज़ और शेप जो है वो भी डिफरेंट होती है डिफरेंट सेल्स में। कैसी हो सकती है साइज़ और शेप? कुछ जो है ना फ्यू 100 नैनोमीटर्स होते हैं डायोमीटर में, यानी बहुत स्मॉल होते हैं, सिर्फ 100 तक उनका नैनोमीटर जाता है, ठीक है। और शेप उनकी ग्लोबुलर होती है, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं उनकी शेप का आपको पता है, ग्लोब्यूल लाइक, ठीक है। समवट कह लें स्फेरिकल सिगार शेप। सो बेसिकली फ्यू 100 नैनोमीटर्स होते हैं जिनकी शेप ग्लोबुलर होती है। इसके अलावा कुछ एलोंगेटेड होते हैं लेकिन उनका साइज़ जो है वो भी बड़ा होता है, एटलीस्ट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर और 7 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग हो सकते हैं। और कुछ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं या फिर जिनके फिलामेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले इस पे गौर करें, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, यानी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर है, इन्वेलप की फॉर्म में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसकी 2 लेयर्स हैं। नेक्स्ट आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये देखें, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें ना इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है। ये इनफोल्डिंग्स हैं सारी, देखें ना ऐसे कर्व हुआ है कहीं पे। तो इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। सो इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं, उन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। जबकि आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान में स्पेस है। अब बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर एक मटीरियल प्रेजेंट होता है लिक्विड टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। सो बेसिकली कितने पार्ट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के? एक मेम्ब्रेन हो गई, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। उन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या होता है? स्पेस होती है। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और इसके अलावा क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है कि लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अब आपको पता चल गया, बेसिक स्ट्रक्चर ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। 2 लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर है और इनर है। इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी बेसिकली ये क्या बनाती हैं? शेल्फ बना रही हैं जिन पे एंजाइम अटैच होते हैं। यहाँ पे बैक जाके ज़रा देखें,
ये शेल्फ आपको नज़र आ रहे हैं, इन पे ये जो शेल्फ हैं यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर कैविटी है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और उसमें डिसॉल्व्ड एंजाइम्स होते हैं। अब कितनी तरह के एंजाइम्स हो गए, दो तरह के, एक वो जो कि इनर मेम्ब्रेन की शेल्फ पे प्रेजेंट है, और एक वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डिसॉल्व्ड हैं। ये दोनों एंजाइम्स जो है ना, ये मिल के क्या करते हैं, ये मिल के न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी उनसे एनर्जी लेते हैं, और ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब ये जो रिलीज़ एनर्जी होती है, इसका क्या काम होता है, रिलीज़ एनर्जी से बनता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि एटीपी, और एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो चला जाता है और अपनी जो कह लें अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेली हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी इनका अपना डीएनए होता है। ये दूसरे जो डीएनए मेजर होता है ना न्यूक्लियस में, उस पर डिपेंडेंट नहीं होते, इनका अपना डीएनए होता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बना सकता है, थर्ड वन बन सकता है, और सो ऑन। जब क्या हो, जब एटीपी ज़्यादा चाहिए होगा तो एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं ना कर सकता, तो वो अपने जैसा एक और बना लेगा या दो और बना लेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है, और ये क्या करता है कि सेल की जो इंक्रीज नीड है एटीपी के लिए उसको पूरा कर सकता है। लेकिन ये बात भी आपने माइंड में रखनी है कि जो इसका डीएनए है ना वो सिमिलर होता है जो सेल न्यूक्लियस का डीएनए होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का भी वही काम होता है जो सेल न्यूक्लियस के डीएनए का होता है, यानी उसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करना है नेक्स्ट में, ठीक है, और ये जो रेप्लिकेशन का कंट्रोल होता है ना वो भी डीएनए ही कह लें उसका काम होता है मेंटेन करना। सो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया और उसका फंक्शन भी, लेकिन जो डिटेल्ड फंक्शन है कि एटीपी जनरेशन कैसे होती है वो हम अलग वीडियो में देखेंगे।